जिसके कारण क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध हुआ। निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई हो रहा था, युद्ध हुआ, तो बीच में कौन हिल गया, तो हेलेना। याद रखिए, बीच में हिल गया हेलेना। गिफ्ट में दिए 500 हाथी। कितना हाथी, 500 हाथी। 500 हाथी। इंडिका नामक पुस्तक का रचना किया। 1.5 लाख लोग क्या हुआ, बंदी बनाए गए। लोग 1 लाख मारे गए। नर का क्या हुआ, संहार हुआ। भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय क्या हो गया, द्रवित हो गया। हम नाम का कौन चलाए, हम नाम का एक धर्म चलाए, हम नाम। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास होने जा रहा है हिस्ट्री का डे 2, और जो हमारा छूट गया था, मतलब मौर्य वंश तक हम पढ़े थे तो पूरे फिनिश नहीं पढ़े थे। आज मौर्य वंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे कहाँ तक कि धनानंद को मार चंद्रगुप्त पराजित किया था और नंद वंश का स्थापना क्या हुआ, खात्मा कर दिया। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित किया, जिसके कारण क्या हुआ, नंद वंश खत्म हो गया। अब सम्राट बने कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का स्थापना हुआ। तो अब आज हम देखने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो है, मौर्य वंश का प्रथम बोलेगा क्वेश्चन कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही धनानंद को पराजित करके और सम्राट बने थे, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या बने, मौर्य वंश का प्रथम शासक बने। तो इनका जन्म कब हुआ, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में पढ़ने जाए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 340 ईसा पूर्व। कहाँ, पटना, बिहार के पटना जिला में हुआ था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ, तो इसका मृत्यु सरवन बेलगोला, कर्नाटक के सरवन बेलगोला, मैसूर में इसका क्या हुआ, मृत्यु कब हुआ, तो 298 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 298 ईसा पूर्व। देखिए चाणक्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ। धनानंद जो है चाणक्य का, जैसा कि अगले क्लास में हम आपको बताएं कि धनानंद को पराजित चंद्रगुप्त मौर्य किए किसके सहायता से, तो चाणक्य की सहायता थे। और चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे, इसके गुरु कौन थे, गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य। चाणक्य को बहुत से शिक्षा दिए, जिसके और सब प्रकार की शिक्षा दिए, जिससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित कर सके। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, बता दें, मृत्यु कब हुआ। अब देखिए, हम पढ़े थे कल कि सिकंदर जो है वो धनानंद के शासनकाल में आया था मगध, लेकिन चाणक्य के कूटनीतिक से क्या हुआ कि चाणक्य उसको मतलब यहाँ से भगा दिया। उन लोगों को बाध्य कर दिया जाने के लिए। उनके क्या सेनाओं में अफवाह फैला दिया था क्या, कि भारत जो है, भारत का भूमि देवताओं का भूमि है, अगर इस नदी से जो पार होगा उसका क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। और जिसके कारण क्या हुआ कि सिकंदर का सेना क्या हुआ, यहाँ से चल गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर, क्या सिकंदर का ही सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का ही कौन था, सेनापति था। सिकंदर का ही कौन था, सेनापति। सिकंदर का कौन था, तो सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सिकंदर यहाँ आया था चाणक्य के समय में, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाए मगध। लेकिन जब फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल आया, तो उस समय क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर पुनः मगध आए, जिसके कारण क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध हुआ। जिस युद्ध में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर का जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिए। और क्या हुआ, इनके पुत्री, इसका सेल्यूकस निकेटर का एक बेटी पुत्री था, नाम क्या था, हेलेना। क्या था, हेलेना। कैसे याद रखिएगा, हेलेना। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई हो रहा था, युद्ध हुआ, तो बीच में कौन हिल गया, तो हेलेना। याद रखिए, बीच में हिल गया हेलेना। हेलेना कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। युद्ध के समय क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में क्या हुआ, युद्ध, भीषण युद्ध हो रहा था। उस समय क्या हुआ, सेल्यूकस के सभी सेना क्या हुआ, मारे जा रहे थे। तब क्या हुआ, हेलेना जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी है, जो युद्ध में प्रवेश कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य उसको देख के क्या हो गए, मोहित हो गए और युद्ध करना बंद कर दिए।
और क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर को हार पराजय का मुंह तो देखना पड़ा, लेकिन क्या हुआ, हेलेना से क्या कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य, विवाह कर लिया। हेलेना से कौन जी कर लिए, विवाह कर लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अब क्या हुआ, सेल्यूकस इसका तो रिश्तेदार में आ गया। तो क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी गिफ्ट में दिए। 500 हाथी, कितना हाथी, 500 हाथी, 500 हाथी गिफ्ट में दिए। किसको, सेल्यूकस निकेटर। कौन दिए, चंद्रगुप्त मौर्य दिए। और हेलेना जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी है, उसको क्या कर दिए, हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने दिए, और चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी के रूप में। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो इसका राजदूत था मेगास्थनीज। सिकंदर का राजदूत कौन है, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर अपने बेटी के देख रेख में क्या, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए छोड़ दिए। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे, और क्या रहे, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक का रचना किया। इंडिका, मेगास्थनीज किसका कौन सा पुस्तक का रचना किया, इंडिका। अब इंडिका के बारे में, इंडिका के अगर आप पढ़िएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप पूरे पढ़ लीजिएगा कि कैसा था, नहीं था, इसका क्या मौर्य वंश किस प्रकार था, तो इंडिका में सब लिखा है। और क्या है, मौर्य वंश को जानने का क्या है, एक साधन भी है, हम कह सकते हैं, इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान का। कहाँ था, यूनान का, याद रखिए, यूनान। इस तरह क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। और सेल्यूकस तो कहाँ का था, सेल्यूकस भी यूनान का था। देखिए क्या हम देखें कि चाणक्य के समय में जब सिकंदर आया था तो वो आक्रमण नहीं कर सके, जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो है इसका सेनापति, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर सोचा कि अब उस समय तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अब पुनः जाते हैं, तो फिर से आया। तो लेकिन इसको किससे मुकाबला हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि धनानंद तो हार चुका था, वह अब साम्राज्य उसके हाथ में नहीं था। किसके हाथ में था, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर का पराजय का मुंह देखना पड़ा। और हेलेना जो है सेल्यूकस निकेटर की क्या है, पुत्री है, इसे क्या कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य, विवाह कर लिया। क्यों, क्योंकि ये देखने में सुंदर थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य इससे मोहित हो गए और हेलेना से विवाह कर लिए। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी गिफ्ट में दिए, और मेगास्थनीज को अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिए। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। कहाँ का था, यूनान का था। तो अपने बेटी हेलेना के देख रेख में छोड़ दिया, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे, और इंडिका एक पुस्तक है, इसका रचना किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अब इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य सरवन बेलगोरा मैसूर गए, और मैसूर में क्या हुए, इनका मृत्यु हो गया। मैसूर में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और अब देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ। आप पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इनका पुत्र क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या है, पुत्र बिंदुसार। क्या नाम, बिंदुसार के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, तो अब देखिए 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य कितना से कितना तक शासन किए, तो देखिए 320 से 298 ईसा पूर्व तक क्या हुआ, ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य कितना तक शासन कर सके, 320 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद इसका मृत्यु हुआ, तो इसका पुत्र बिंदुसार राजा बने। कब बने राजा इसका पुत्र, तो इनका मृत्यु कब हुआ, 298 में, तो तभी ये क्या बने, राजा बने, 298 ईसा पूर्व बिंदुसार। तो बिंदुसार अपने पिता की तरह ही कुशल योद्धा, राजा, प्रकर्मी था। इन्होंने भी युद्ध मतलब ये अपने पिता की तरह युद्ध करता था, और अपने राज्य को संभाला ढंग से। इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र राजा बना होगा, स्वाभाविक है। इसके मृत्यु के बाद कौन राजा बना होगा, इसका पुत्र राजा बनेगा। देखिए बिंदुसार क्या है, बिंदुसार को अमित्र घात कहते। क्या, अमित्र घात
कहते हैं। बिंदुसार का नाम क्या है? अमित्रघात। और अजातशत्रु का नाम क्या है? पितृहंता। तो याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा, अमित्रघात कहते हैं। देखिए तो ये कितना से कितना तक शासन किया? 298 पे बना, लेकिन कितना में इसका मृत्यु हो गया, कितना तक ही शासन कर सके? तो 273 ईसा पूर्व तक। 273 ईसा पूर्व तक क्यों कौन सी कर सके? शासन कर सके। कहाँ कर सके शासन? तो मगध, हम मगध के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो मगध साम्राज्य पे ये शासन कर सके। देखिए बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो और बिंदुसार को किस नाम से और जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कितना से कितना तक शासन किया? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पुत्र। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। कौन है? अशोक। तो अशोक के बारे में हम आज आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सब हम मिटा रहे हैं। इतना दूर तक तो हम पढ़ लिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अशोक के बारे में। तो आप याद रखिएगा, ये सब किसके पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहा है। तो कौन सा वंश है हम के बारे में हम पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश के बारे में पढ़ने। अशोक एक महान शासक थे। अशोक कौन, कैसे शासक थे? महान शासक। अशोक को ही प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक एक महान शासक थे। अशोक कैसा शासक थे? महान। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी इसे ही कहा गया है, प्रियदर्शी। अशोक जो है 73 में इनका पुत्र बिंदुसार का मृत्यु हुआ, तो 273 में ही क्या बने होंगे? ये राजा बने होंगे। देखिए तो 273 में क्या बने होंगे बताइए? 273 ईसा पूर्व में राजा बने। ऐसा शासक बने 273 ईसा पूर्व में। अशोक जो है महान शासक था, प्रियदर्शी भी इन्हीं को कहा जाता है। और 273 ईसा पूर्व में क्या बने? शासक बने। अशोक जो है मतलब अपने पिता मतलब दादा की तरह क्या थे? वीर योद्धा और पराक्रमी थे। सबसे ज़्यादा अगर आप और अशोक को क्या कहते हैं? महान कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अशोक 261 में, कब? 261 में ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? कलिंग का युद्ध किया। कलिंग का युद्ध नाम सुनिएगा और याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूरे बनता है। 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कौन सा युद्ध किया? कलिंग का युद्ध किया। और इस युद्ध में 1.5 लाख लोग, कितना लोग? 1.5 लाख लोग क्या हुआ? तो बंदी बनाए गए। और 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो कलिंग नामक स्थान में किया गया। कितना लोग बंदी बनाए गए? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। और कितना लोग मारे गए? तो 1 लाख लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार को मतलब बहुत खून बहाया, 1 लाख लोग मारे गए। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार के शासक थे, कितना खतरनाक शासक थे। 1 लाख लोग को मार दिए, सोचिए। तो खून का तो धारा बहा ही होगा। तो अशोक जो है इस भीषण नरसंहार, मतलब नर का क्या हुआ? संहार हुआ। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय क्या हो गया? द्रवित हो गया, पिघलने लगा। अशोक का हृदय क्या हुआ? द्रवित हो गया, पिघलने लगा। उन्होंने देखा कि इतना नर को हम मार दिए, इतना खून बहा है, और इनका भी माँ बाप होगा, इनका भी बाल बच्चा होगा, पुत्र होगा, पत्नी होगा, तो उन लोगों का क्या होगा? तो ये सब सोच के क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। मतलब जो ये मार काट करते थे, क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब सोच के इसका दिमाग क्या हो गया? द्रवित हो गया कि ऐसा हमको नहीं करना था और ऐसा हम क्यों किए। तो क्या हुआ? अशोक मतलब इस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और इन्होंने क्या की? प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद से हम ये क्या हुए? शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। आज के बाद से ये शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा लिए कौन? अशोक। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 लाख लोग को मार दिए और 1.5 लाख लोग को बंदी बनाए। इस भीषण नरसंहार को देखकर इसका हृदय द्रवित हो गया, इसलिए बोला कि आज के बाद से हम शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रतिज्ञा लिया। और इन्होंने क्या किया?
अशोक धम नाम का एक धर्म चलाया। धम नाम का कौन चीज चलाया? धम नाम का एक धर्म चलाया। धम नाम का एक धर्म चलाया। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे अशोक। और अशोक ने कौन सा धर्म चलाया? नया धर्म। तो धम चलाया। क्या? धम नाम महापात्र चलाया। क्वेश्चन आएगा कि अशोक द्वारा धम महापात्र किसके द्वारा नियुक्त किया है, किसके द्वारा लाया गया? तो बोलिएगा आंसर में अशोक के द्वारा। कब लाया गया? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ? अशोक का हृदय द्रवित हो गया, जिसके कारण उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि अब आज से अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे और धम नाम का धर्म चलाया। कौन सा? धम नाम का धर्म चलाया। इस धर्म नाम का धर्म को एकदम पूरे भारत में चला और अपने देश में तो चला ही, लेकिन इसके विदेश में भी इसको प्रचार प्रसार करने में अशोक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अशोक अपने पुत्री और पुत्र क्या था? महेंद्र, और इसका पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। क्यों? क्योंकि धम नाम का जो है धम महापात्र का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजे? श्रीलंका भेजे। अशोक अपने पुत्र और पुत्री को मतलब धम प्रचार के लिए, धम महापात्र के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे। और अशोक खुद भारत में रह के सभी जगह धर्म का क्या हुआ? प्रचार करने लगे। तो और क्या हुआ? अशोक जो है अशोक हर जगह मतलब ये बहुत सारे कार्य को क्या हुए? कर जो लेते थे, टैक्स लेते थे इंसान से, मतलब किसान है, जमींदार है, सबसे जो लेते थे सबको माफ़ करने लगे। तो हम देखते हैं अशोक क्या एक साहसी योद्धा था और राजा था, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया। इस युद्ध में बहुत से क्या हुआ? खून बहे, जिसके कारण इसका हृदय द्रवित हुआ। और क्या हुआ कि प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद से शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे और धर्म नाम का धर्म चलाया, जिसके कारण क्या और धर्म में जो है अच्छी अच्छी बातों का सार है। ये धर्म जो चलाया है अशोक, नया धर्म जो चलाया धर्म, तो धर्म में क्या था? अच्छी अच्छी बातों का सार था। इससे क्या था? बड़ों का आदर करना, सेवा तथा संस्कार करना, दूसरों के प्रति उदार व्यवहार, माता पिता का सेवा करना। मतलब जितना बढ़िया बात है सब किसमें लिखा हुआ था? तो धर्म में लिखा हुआ था। धर्म अशोक के अनुसार जो है 5 दुर्गुण क्या है? तो देखिए 5 दुर्गुण अशोक के अनुसार क्या है कि दुर्गुण मतलब क्या? खराब बात क्या है? उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या। याद रखिएगा या फिर कॉपी में अपना लिख लीजिए। अशोक के अनुसार 5 दुर्गुण क्या है? तो उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या। और अशोक के कितना शिलालेख मिले हैं? तो अशोक के 14 शिलालेख। 5 दुर्गुण क्या है? 5 को दुर्गुण है। और अशोक के कितना शिलालेख मिला? 3 को क्या? देखिए 14 शिलालेख मिला है। अशोक को कितना शिलालेख? 14 शिलालेख और 6 स्तंभ लेख और 3 गुहालेख मिले हैं। याद रखिएगा कि और पूछेगा कि आप लोगों को कलिंग का युद्ध कौन से शिलालेख में वर्णन है? तो याद रखिएगा 13वां शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में? 13वां शिलालेख में अशोक का युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं